और मित्रों, विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का बहुत उससे शांति मिलती है। कल हमने आपको सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और आज हम आपको सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, सबसे पहले जो सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और इंटरनल एनवायरनमेंट को डिफरेंशिएट करती है। हम लोग यानी कोई भी सेल जो है वो हमारा जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ होता है। थोड़ी देर के लिए आप सेल को देखिए, बक्कल कैविटी के इस्क्वमस एपिथेलियल का वातावरण एनवायरनमेंट देखिए, फेरिंग्स का देखिए और ईसोफेगस में देखिए, वहाँ का अलग है, स्टमक का अलग है, डिओडेनम का अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन का अलग है, कॉलन का अलग है। एवरीवेयर you see membrane has got extraordinary adaptability to undergo, तरह तरह के वातावरण से गुजरने की इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। ये मेम्ब्रेन अगर अंदर की ओर डच करके इन्वेजिनेट होकर के तमाम सारे सेल ऑर्गेनेली बनाती है और फंक्शनल जो है और स्ट्रक्चरल जो कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देती है, डिवीजन ऑफ लेबर बना देती है, वो बिना मेम्ब्रेन के पॉसिबल नहीं है। ये लिपोप्रोटीन की फ्लूइड मेम्ब्रेन इतने सारे कार्य करती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप ज़रा सोचिए, अगर क्लोरोफिल जो है मेम्ब्रेन में लगा हुआ ना हो तो आप फोटोसिंथेसिस जो है ऑक्सीजन कितनी तेज़ी से नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से जो है कंपार्टमेंट में देखिए, आपके मेम्ब्रेन के बिना आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, ये सारे जो है अलग अलग मेम्ब्रेन के जो है अलग अलग एंजाइम के कंपोजिशन है इनके, और इनके बायोकेमिकल फंक्शन भी अलग अलग हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन आज हम आपको एनसीईआरटी के स्ट्रिक्टली जो है इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट निकाल के दे रहे हैं कि एनसीईआरटी में सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में क्या क्या जानकारी दी हुई है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ट्रांसपोर्ट है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि बाहर वातावरण, आप कल्पना कीजिए अगर आपको फोटोसिंथेसिस करनी है तो CO2 आप एब्जॉर्ब करिए, O2 को बाहर निकालिए, पानी को लीजिए। अगर आपको आयंस लेने हैं तो आपका रूट हेयर से आप मिनरल को एब्जॉर्ब करिए। तो अगर फूड बना लिया है तो आप उसको ट्रांसपोर्ट करिए। तो बिना मेम्ब्रेन के पॉसिबल नहीं है। तरह तरह का ट्रांसपोर्ट जो है, आपको पता है आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होते हैं और आपके आयन भी होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल भी होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो किसको किसको गैस वाले हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कभी कोई सॉलिड होते हैं, उनको किस तरह से आप मूवमेंट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग खाना खाते हैं, वो क्या इनडिफ्यूजिबल है, उसको हम डाइजेस्ट करके डिफ्यूजिबल कर देते हैं और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, कल्पना कीजिए अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन ना हो तो आप किस तरह से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रांसपोर्ट क्या है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के थ्रू ही जो है आदान प्रदान करना। लावारिश कोई कोशिका नहीं है, बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है कुछ ही चीज़ों को अंदर आने दिया जाता है और कुछ ही को बाहर जाने दिया जाता है, क्योंकि अंदर ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करना और इंटेग्रिटी को बनाए रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो है ये खिड़कियाँ, ये दरवाजे और ये कनेक्शन डेस्मिक होते हैं, ये सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है, इसलिए सेल की अपनी एक अलग से सत्ता होती है जिसके द्वारा वो जैविक क्रियाएँ आपके लिए करता है। आइए, मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी तमाम सारे सॉल्यूट हो, किसी खास कोई उसने अपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ओनली अलाउ सर्टेन सब्सटेंस, और याद रखिए नॉट डिपेंडेंट ऑन द साइज। जैसे कोई विशेष VIP है तो साइज के आधार पर नहीं, आपकी आवश्यकता क्या है, बायोकेमिकल नीड क्या है, आप उसको अंदर ले लोगे। ठीक है, और सेमी परमेबल बॉडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसमें क्या होता है कि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें आपका नॉट डिपेंडेंट ऑन द साइज था सेलेक्टिव में, इसमें जो है अलाउ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। आप देखिए जैसे किशमिश होती है तो आप पानी में डुबो देते हो तो सारा पानी में डुबो को मीठी मीठी हो जाती है। क्यों? शुगर के मॉलिक्यूल जो है वो आपके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए सेलेक्टिवली परमेबल में और सेमी परमेबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेलेक्टिवली परमेबल में जो मॉलिक्यूल होते हैं नॉट डिपेंडेंट ऑन साइज, जबकि परमेबल में जो है अलाउ सम सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला फंक्शन जो है आपके एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेन ट्रांसपोर्ट ही है। ठीक है,
आइए, ट्रांसपोर्ट भी आपका दो तरह का हो सकता है, बहुत मोटे तौर पर पैसिव और एक्टिव। दोनों बातों में याद रखिए कितनी चीज़ें जानदार होती हैं। पैसिव में कोई एटीपी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका एटीपी एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है। और पैसिव में जो है ऑलवेज टुवर्ड्स द ऑस्मोटिक ग्रेडिएंट, यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है मूवमेंट होता है पैसिव में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। बट अपोजिट, इसका उल्टा, इन केस ऑफ एक्टिव जो है अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडिएंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एनर्जी, और बिना एटीपी की सहायता से नहीं हो सकती। इसी मेम्ब्रेन में देखिए कहीं पर आपके पॉकेट बना लेते हैं, कहीं पर कैरियर प्रोटीन है, कहीं पर चैनल प्रोटीन है, कहीं पर कोई भी नहीं, डायरेक्ट डिफ्यूजन हो रहा है। इस तरह से आप जरा देखिए पैसिव की ट्रांसपोर्ट पहले मैंने बता दिया है, नो एटीपी एनर्जी कंज्यूम, ऑलवेज टुवर्ड्स द ऑस्मोटिक ग्रेडिएंट। दो बातें आपको याद रखनी हैं। मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आर पार आदर कुछ अंदर लाइए या कुछ चीज़ों को बाहर निकालिए, आइदर इनसाइड और आउटसाइड जो है फ्लो आप करें किसी भी सब्सटेंस का, और वो भी टुवर्ड्स द कंसंट्रेटेड ग्रेडिएंट, तब आपको याद रखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको याद रखना होगा। मूवमेंट देखिए, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एटीपी एनर्जी, ठीक है, ये आप बड़ा याद रखें, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, ये देखिए, ठीक है, मूवमेंट ऑफ अलोंग दी, और वो भी एनर्जी कौन सी, एटीपी एनर्जी, ये देखिए, ये याद रहेगा, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एटीपी। मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेटेड ग्रेडिएंट, हमेशा हायर से लोअर में, ठीक है। कभी कभी देखिए कहीं पर अगर सिलेंडर अगर खुला रह जाता है तो सिलेंडर में हायर कंसंट्रेशन होता है आपकी एलपीजी गैस का, तो वो क्या है, हायर से लोअर में पूरे कमरे में फैल जाएगी, ठीक, ड्यू टू पैसिव कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट होगा अलोंग द। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये आपका तीन तरह का मैंने आपकी सुविधा के लिए चार्ट बना दिया है। एनसीईआरटी में कहीं भी इस तरह से डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, मतलब लाइन के ऊपर लाइन रखी हुई है, आपको समझना समझिए और आने तो आगे बढ़िए, तो इतनी जगह नहीं होती है, नहीं तो किताब मोटी हो जाएगी। इसलिए वहाँ देखिए हमने आपको तीन टुकड़े कर दिए हैं। अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, बाय डिफ्यूजन 1, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन 2 और तीसरा आपका ऑस्मोसिस, तीनों बातों में आपको ध्यान रखना है। डिफ्यूज़न में कोई बैरियर नहीं होता है, मेम्ब्रेन के तो आराम से ऑक्सीजन को ले जाइए, CO2 को ले आइए, वो आदान प्रदान करते रहते हैं, इसको कहते हैं आपका डिफ्यूज़न, यानी न्यूट्रल सब्स्टिट्यूट का, यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, ठीक, या दूसरे शब्दों में कहते हैं गैसेज ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर ड्यू टू डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब ही है फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, ओके। दूसरा वाला जाए फैसिलिटेटेड, तो आप ये सवाल पूछोगे कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सिंपल डिफ्यूज़न में कोई आपका बैरियर नहीं है, ठीक है, कोई अलग से कोई स्ट्रक्चरल नहीं है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में आप चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, ऐसा डिफ्यूज़न विच इज़ हेल्प्ड बाय सर्टेन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित है। जैसे आपने देखा होगा आराम से कोई खिड़की खुली है तो चले आइए, लेकिन अगर कोई चपरासी खड़ा हुआ है या कोई गेटमैन खड़ा हुआ है तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका परिचय दे दोगे तो वो आपको अलाउ कर लेगा। इसका मतलब है कि किसी भी ऑफिस में आपकी फैसिलिटी डिफ्यूजन आपका हो रहा है, आपकी एंट्री जो है वो आपका कौन कैरियर करवा रहा है, कौन, आपका गेट कीपर, वॉचमैन, ठीक। इसी तरह से सेल के अंदर भी जो है कुछ प्रोटीन होती हैं जो अलाउ करती हैं सब्सटेंस को अंदर। ज़रा देखिए, एक होता है चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन में क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर खुला इस तरह से एक का आप खिड़की जैसी होती है, चैनल होता है जिससे आप अंदर आ सकते हैं, ठीक है। कैरियर प्रोटीन में क्या होता है, जैसे आप मेरे हाथ देखिए, अगर मैं ऐसे करके रखा हूँ तो जब किसी सब्सटेंस को अंदर लेना होता है तो आप ऐसे करके कैरियर प्रोटीन को खोल देते हैं, सब्सटेंस आपका हाथ में आ गया, और जब आप ऊपर बंद करोगे नीचे खोलोगे तो ये देखिए सब्सटेंस आपका नीचे आ गया। तो ये जो है आपका डिफरेंस है बिटवीन चैनल प्रोटीन में और कैरियर। चैनल प्रोटीन में कोई कंट्रोलर नहीं है, कैरियर प्रोटीन में मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन आइदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसमें ऐसे, ठीक। तो ये आपका दो तरह का आपका हो जाता है, ठीक है। देखिए चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, ठीक। और तीसरा आ रहा है आपका डिफ्यूजन थ्रू द फिलामेंट। ज़रा ये भी ज़रा देखिए, इसमें क्या डिफरेंस आ गया, ये आप पूछोगे क्या है।
और इसमें क्या डिफरेंस आएगा देखिए, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं, सीधे सीधे मेम्ब्रेन से सीधे सीधे जा रहा है, आ रहा है। इसके केस में क्या है, आपका चैनल प्रोटीन होनी चाहिए, एक कैरियर। यहाँ पर क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट चैनल और विदाउट एक्ट एज ए बैरियर एंड दैट अलाउ ओनली थ्रू सब्सटेंस। तो डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं आप ऑस्मोसिस कहते हैं। याद रखिए, ऑस्मोसिस इज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे आप देखते हो किसमिस में है तो पानी से जो है मीठा हो जाता है, वो एंडोऑस्मोसिस है। एक्सोऑस्मोसिस, अगर आप अंदर की चीज़ को लाते हो, अलाउ करती है मेम्ब्रेन, तो एंडोऑस्मोसिस है, और अगर बाहर कर रहे हो तो उसको एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। तो आपके स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के बेस पर आपको तीनों पॉइंट मैंने क्लियर अलग अलग करके रख दिए। ठीक है, और लास्ट में आपका आ रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑलवेज रिमेंबर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दो बातें, ऑलवेज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा भी गंगा स्नान हो रहा है तो वीवीआईपी को क्या होता है, स्पेशल कोटा बना करके और वहाँ आपने उनको स्नान करा दिया, तो वो आपका जो है स्पेशली जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्यों, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी आपकी खर्च होगी, तो बिना एनर्जी के तो भीड़ में से आप बाहर नहीं निकल सकते, ना अंदर जा सकते हैं, तो वो एक्टिव है क्योंकि उसमें एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है। एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी सब्सटेंस आइदर फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी, दैट विल बी कॉल्ड एज आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। सक्रिय ट्रांसपोर्ट जो है हमेशा एटीपी ऊर्जा के द्वारा ही होता है। दूसरा पॉइंट, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बातें याद रखिए, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, एटीपी एनर्जी डिपेंडेंट होता है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फ्रॉम लोअर टू हायर, ये आपको बातें याद रखनी है। और यूजिंग एटीपी एनर्जी का बेस्ट एग्जांपल आपका सोडियम पोटेशियम पंप है। क्या कल्पना कर सकते हो नर्व इंपल्स का कंडक्शन मेम्ब्रेन के थ्रू विदाउट सोडियम पोटेशियम पंप के हो सकता है? आपने देखा होगा 3 सोडियम आयन एकदम तुरंत अंदर आ जाते हैं, फिर 2 सोडियम को बाहर भी निकालना होता है, तो वो जो है आपका नर्व के कंडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उसमें आपका एक एटीपी खर्च होता ही होता है। इसलिए आपकी पढ़ाई और चिंतन और जितना भी दिमाग का काम है वो बिना एटीपी के, बिना एक्टिव ट्रांसपोर्ट के संभव नहीं होता है। एनसीईआरटी का कोटा हमने आपका पूरा कर दिया है, और अब हम आपको पूरी बायोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन को ले चलते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है और मेरा मन नहीं मान रहा है कि यू शुड हैव सम हायर कंसंट्रेशन ऑफ योर नॉलेज। वो देखिए किस तरह से आपको फास्ट ट्रैक में ले चलते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ये लिपोप्रोटीन की 70 एंगस्ट्रम थिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट इवेंट है पूरे लिविंग वर्ल्ड का। इसके मेम्ब्रेन के बनने से ही हमारा घर, हमारा सेल बना, जिसे आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हो। आइए ले चलते हैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रीफ फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फोकस पॉइंट आपके सामने है और ये मैंने 15 आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, ज़रा एक एक करके देखिए। प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी बाहर आपने देखा होगा सर्दी होती है, ठंड होती है, हवा होती है, तरह तरह का बाहर का इन्वायरमेंट जो होता है लगातार बदलता रहता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी मेम्ब्रेन के पास बहुत बड़ा काम होता है। यानी मेम्ब्रेन ऑलवेज हेल्प टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी स्ट्रेस और एनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी एज ए एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो आपका पहला काम आपका ये हो गया, ठीक है। प्रोवाइड 3 डायमेंशनल। आप जरा देखिए आपके घर में अलमारी होती हैं, कहीं पर कोई दाल है, कहीं पर आटा है अलग, तो एक फंक्शनल जो है अलग अलग स्ट्रक्चर बना करके आपके कार्य होते हैं। इस तरह सेल के अंदर कल्पना कीजिए बहुत सारे राइबोसोम, बहुत सारे आपके माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर फंक्शन बढ़ रहा है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो एटीपी की एनर्जी बढ़ानी है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाइए। तो किस तरह से अरेंजमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी है, माइक्रो बॉडी है, ER है, ये सारे सेल ऑर्गेनेली। प्लांट के अंदर देखिए आपका वैक्यूल कितना बड़ा होता है। तो अंदर के वातावरण को 3 डायमेंशनल स्पेस बना करके प्रॉपर शेप एंड साइज ऑफ ईच ऑर्गेनेली इज मेंटेन की जाती है। तो ये आपका दूसरा मैंने निकाला, प्रोवाइड 3D स्पेस फॉर कंपार्टमेंटल स्पेस के लिए। ऐसा नहीं है कि ईंटों की तरह भर दिए बोरे सेल के, नो, ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेली हैज ए डेफिनेट पोजीशन इनसाइड द सेल एंड दे कैन आल्सो मूव अबाउट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर बायोकेमिकल एक्टिविटी। तो वो वहाँ पर व्यवस्थित हैं प्रॉपर जगह में,
ठीक है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, तो दे आर ऑल्सो प्रॉपरली प्लेस इन योर माइंड। और जब आप डिस्कवरी करते हो या इनको रिप्रोड्यूस करते हो तो उस टाइम अगर बायोलॉजी पढ़े तो बायोलॉजी ही निकलेगी, फिर वहाँ आपका फिजिक्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा। आइए इसे 3 डायमेंशनल कंपार्टमेंट स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तीसरी चीज़ देखिए शेप। आप खुद ही देखिए कई तरह के शेप होते हैं आपके, आपने एंगुलर शेप है, ब्रांच शेप है, स्फेरिकल शेप है, स्पाइरल शेप है। तो तरह तरह के सेल जो है अपना अलग अलग स्ट्रक्चर के अनुसार शेप को भी प्राप्त करते हैं। ट्राई टू से स्क्वेमस एपिथेलियम को देखिए, ठीक है, और कॉलमनर सेल को देखिए, ब्रांच सेल देखिए, ठीक है, आपका नर्व सेल को देखिए। इस तरह से जो है आप यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म को देखिए। यूग्लिना की शेप अलग है, अमीबा की अलग है, प्रोटिस्टा की अलग। तो ये सब जो है शेप भी जो है मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और उसको एंकरेज यानी उसको स्थान पर बनाए रखता है, ठीक है। इससे उनकी शेप बनी रहती है और आप आसानी से पहचानते हो ये अमीबा है, ये एंटमीबा है, ये आपका क्या है पैरामीशियम है और ये यूग्लिना है, ठीक है। सेलेक्टिवली पिरामिड में आपको पहले बताया आपकी O2 है, CO2 है, तो सिंपल मॉलिक्यूल जो लो मॉलिक्यूलर वेट आते हैं, मोनोमर होते हैं, दे ऑल आर सेलेक्टिवली सेलेक्टेड। उनका भी जो मूवमेंट ये अलाउ करती है परमिबिलिटी, O2 CO2 और उन्हें ये सारे आपके डिफ्यूजन के द्वारा आपको आदान प्रदान किया जाता है। सेल ऑर्गेनेल देखिए, एडवांसमेंट ओवर द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल देखिए। जैसे ही मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंस करके वहाँ पर आपने मीजोसोम देखा था, शुरुआत है इनवेजिनेशन से एक इंटेग्रल स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पर आप देखिए जो कि अलग अलग फंक्शन करता है, आपको मैं बता चुका हूँ। सेल ऑर्गेनेल क्या है, जैसे न्यूक्लियस आपका है, क्लोरोप्लास्ट है, दे ऑल आर मेम्ब्रेनस। जैसा कि आपको पता है कि सेल में 2 तरह के सेल ऑर्गेनेल होते हैं, मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस। अब मेम्ब्रेनस की जब आप बात करते हो तो डबल मेम्ब्रेनस और यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक। तो आपको ध्यान रखना कि बिना मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑर्गेनेल की मेंटेन नहीं हो सकती है। आप क्लोरोप्लास्ट देखिए, आप माइटोकॉन्ड्रिया देखिए। अगर क्लोरोप्लास्ट देखोगे तो आप उसमें थाइलेकोइड देखोगे, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे तो आप उसमें क्रिस्टी देखोगे। क्यों? दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ओके। तो तरह तरह के ऑर्गेनेली आपके उसमें बनते हैं, ठीक है। पोलर भी है और आपके स्ट्रक्चर आपका गोल्जी बॉडी ऑर्गेनेली है। सेल रिकॉग्निशन देखिए, आपको मैंने कल बताया होगा कि मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ग्लाइकोक्लेक्स लेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की, ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है। तो वातावरण को पता करने के लिए, रिसेप्टर करने के लिए स्पेशल रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल होते हैं, वो भी आपके मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं। माइक्रोविलाई, लेट अस टेक एग्जांपल, जैसे आप जाते हो बक्कल कैविटी, इसोफेगस और स्टमक, उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हो तो आपको एब्जॉर्प्शन करना है। तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ाने के लिए फिंगर लाइक एक्सवेजनेशन किए जाते हैं, उसके सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का आपका विसरण होकर के ब्लड के अंदर पहुँचे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका हो जाता है माइक्रोविलाई एंजाइम फॉर एब्जॉर्प्शन फॉर सिक्रीशन। 8वां देखिए एंडोसाइटोसिस, किसी भी सब्सटेंस का मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर लेना, इनटेक या उसको बाहर निकालना, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ये दोनों एक्टिविटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होती हैं। जैसे देखिए फैगोसाइटोसिस, किसी को मत्स्य सेल को खा जाना है तो वो बिना मेम्ब्रेन के नहीं होगा, उल्टी करते हैं जैसे वॉमिटिंग, तो वो आपका एक्सोसाइटोसिस। सेल जंक्शन देखिए, तरह तरह के सेल जो होते हैं, आपको मैंने कल बताया था, टाइट जंक्शन है, प्लाज्मोडेस्मेट है। प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो हैं 2 एडजॉइनिंग सेल के बीच में बिना प्लाज्मा लेमा के पॉसिबल नहीं है। आइए देखिए सेल जंक्शन, जैसे प्लाज्मोडेस्मेटा आपका एक हो गया, गैप जंक्शन हो गया, टाइट जंक्शन हो गया, तो दे आल्सो हेल्प एडजॉइनिंग द 2 सेल। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सोडियम पोटेशियम पंप है, प्रोटॉन पंप है। कल्पना कीजिए लाइसोसोम के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों है? क्योंकि वो प्रोटॉन को अंदर अलाउ करता है, जिससे अंदर इंटरनली जो है प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें जो एसिड हाइड्रोलाइसिस पाई जाती है। तो आपका कैल्शियम पंप भी है, सोडियम पंप है, तो ये आपके मेम्ब्रेन जो है आपके पंप का काम भी करती है, ठीक है। ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया था, डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ऑलवेज रिमेंबर प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और वो 2 तरह के होते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक है इनकम्प्लीट ऑक्सीजन ग्लूकोज और एरोबिक है कंप्लीट है, बट दैट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट ईटीएस, विदाउट एंजाइम। तो वो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम आपके मेम्ब्रेन पर जुड़े होते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को, एरोबिक बैक्टीरिया की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। याद रखिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किसमें? इन केस ऑफ मेम्ब्रेन, एंड दे हैव आल्सो
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द मेम्ब्रेन बाउंड। कैरियर और चैनल प्रोटीन, ये नहीं मैं अभी आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट में बताया था, ठीक है। आर पार अगर छेद है तो वो आपका चैनल हो जाती है, और अगर मूवमेंट करके करती है तो आपका कैरियर हो जाती है, एक्टिव में भी पैसिव में भी। सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर पाया जाता है, सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। किस तरह से आपको होता है, जैसे हार्मोन को होते हैं रिसेप्टर होते हैं कि नहीं, इस तरह आपका कोई भी हार्मोन है, थायराइड है, पैराथायराइड, इनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं, इंट्रान्यूक्लियर भी हो सकते हैं, तो वो भी आपके मेम्ब्रेन के द्वारा ही होते हैं। सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है, फॉर हार्मोन, फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, एंटीबॉडी के लिए। सेल को मूवमेंट, ये भी देखिए अंडुलेशन है, सूडोपोडिया है, तो अमीबा वगैरह में जो आपके सारे मूवमेंट होते हैं, इस तरह फॉर योर काइंड हेल्प जो है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपके सामने पॉइंट रखे हैं, दे विल हेल्प यू अ लॉट व्हाइल स्टडिंग प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, थैंक यू वेरी मच।